नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई जो आज का हमारा सेशन होगा वो होगा सूजस को लेकर। अगस्त तक हमारी सूजस हमने कंप्लीट कर ली थी। सितंबर की जो सूजस थी उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं थे। अक्टूबर में आचार संहिता जो चुनाव का दौर था उसके कारण कोई भी नई जो चीज़ें हैं वो नहीं आ पाई। और नवंबर दिसंबर की जो सूजस है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हैं वो मैं आज लेकर आई हूँ। तो हमें सबसे पहले सूजस में क्या पढ़ना है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर। सबसे पहले जो भाजपा की सरकार आई है राजस्थान में उसने आते ही क्या किया है कि 450 रुपये में मिलेंगे गैस सिलेंडर। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ये जो घोषणा है ये 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री जो है उन्होंने टोंक के लांबा हरी सिंह में विकसित एक भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाया गया था, उसमें उन्होंने घोषणा की। इन्होंने कहा कि साल भर में आप टोटल 12 सिलेंडर इसके तहत ले सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया, इसकी घोषणा याद रखना। फिर एक आता है कि इम्पोर्टेंट योजना है भाई, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, लखपति दीदी सम्मेलन। केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाएं जो हैं उनको आर्थिक रूप से कि भाई उनकी जो भी आर्थिक सिचुएशन है वो डाउन है उसको लेकर उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया है। राज्य की इसमें 11.24 लाख जो महिलाएं हैं उनको इसमें लाभ मिलेगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब तक जो है वो इसमें 3 लाख महिलाएं जो है उनको इस श्रेणी के तहत लाभ दिया जा चुका है। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह है और स्वयं सहायता समूह जो है उनको और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। पीएम मोदी जो है उन्होंने देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट फिक्स किया। भाई मैं 2 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा इस योजना के तहत। और इसे साकार करने के लिए इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूह मिशन जो है वो शुरू किया है। इसमें 2 लाख नई महिला सदस्य जो है उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और उन्हें सरल ऋण सुविधाएं, इसी के तहत उन्हें सरल ऋण सुविधाएं और मार्केट लीकेज की सुविधा प्रदान करने की योजना इसके तहत बनाई गई है। स्वयं सहायता समूह जो है इसमें काम करने वाली लगभग 28 लाख जो महिलाएं हैं उनको महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना जो उसके माध्यम से न्यूनतम दर के ऊपर 1 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो उपलब्ध कराने के लिए एक मैप तैयार किया जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? लखपति दीदी योजना पीएम मोदी के द्वारा एक टारगेट फिक्स किया गया है कि भाई मैं 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाऊंगा। अगली एक विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये जो यात्रा है ये प्रधानमंत्री मोदी ने 16 दिसंबर को राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इसका शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है इसका कि केंद्र और राज्य की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाना। 2047 तक इसका टारगेट फिक्स हुआ है कि मैं भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाया जाएगा। जो भी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। फिर आता कि 16वीं जो विधानसभा है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं कि सबसे युवा सदस्य, याद रखना सबसे युवा सदस्य, क्योंकि ये जो तथ्य है ये आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सूजस में दिए गए हैं। सबसे युवा सदस्य हैं शिवा बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी जो विधानसभा में सबसे युवा सदस्य हैं जिनकी आयु 25 वर्ष है। सबसे कम आयु की महिला विधानसभा में देखें तो वह कामा से निर्वाचित सुश्री नोक्षम चौधरी। सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं बूंदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं श्री हरि मोहन शर्मा। और किशनगढ़ बांस जो है वहाँ से दीपचंद खेरिया जो हैं ये सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिनकी आयु 83 वर्ष है। फिर आता झाड़ोल में सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग किया गया है। झाड़ोल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 6488 मतदाता जो उन्होंने नोटा विकल्प जो है चुना है, यानी कि किसी भी पार्टी को उन्होंने मतदान नहीं किया। 0.96% ने चुना नोटा, यानी कि पूरे जो भी अपने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 0.96% का जो कैलकुलेशन है वो नोटा का निकल के आया है। 199 सीटों पर जो मतदान हुए थे उनमें 3,82,066 जो मतदाता हैं उन्होंने नोटा विकल्प चुना है, जो कुल मतदान का क्या है 0.96% है।
फिर आता है कि सर्वाधिक मतों से जीत जो है वो किसकी हुई है। विद्याधर नगर जयपुर से श्रीमती दिया कुमारी जो है उन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है। 71,365 मतों से वो विजयी हुई हैं। सबसे कम मतों का अंतर देखें तो कोटपुतली विधानसभा से श्री हंस राज पटेल जो है उन्होंने जीत हासिल की है। महिला सदस्य देखें विधानसभा में तो विधानसभा में 20 महिला सदस्य चुनकर आई हैं। उनमें से 9 भाजपा की हैं, 9 कांग्रेस और 9 निर्दलीय विजयी हुई है। ये चीज़ें याद रख लेना। कितनी महिला सदस्य आई हैं विधानसभा में? 20, जिसमें से 9 भाजपा की, 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय। फिर आता है श्री राम जन्मभूमि जो है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में राजस्थान का क्या क्या योगदान है, राजस्थान से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो वहाँ भेजी गई हैं, राजस्थान से किसने अपना योगदान दिया है। पहले देखिए, राम मंदिर का जो डिजाइनर है वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो है उन्होंने 1989 में ही मंदिर का पूरा खाका तैयार कर दिया था भाई। 1989 में खाका तैयार कर दिया था। मंदिर का जो डिज़ाइन है वो नागर शैली का है, जिसकी लंबाई 270 फीट है और चौड़ाई 145 फीट है। वहीं इसकी ऊंचाई भी 145 फीट है। मंदिर का जो गर्भगृह होगा, चौकी होगी, सीता मंदिर होगा, लक्ष्मण मंदिर होगा, भरत मंदिर और गणेश मंदिर के साथ साथ यहाँ 4 दरवाजे होंगे। फिर आता है कि राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के वंशी पहाड़पुर जो है वहाँ का गुलाबी पत्थर जो है वो प्रयोग में लिया गया है। ये वही पत्थर है भाई जो जयपुर का विधानसभा भवन जो है उसमें लगा हुआ है। देखिए, मंदिर निर्माण में 4.70 लाख घन फीट राजस्थान का गुलाबी पत्थर है वो लग रहा है। यह गुलाबी पत्थर भरतपुर के बंसी पहाड़पुर जो खनन है वहाँ पर पिंडवाड़ा और आबू रोड में तराशा जाता है। भरतपुर का जो गंगा मंदिर बना है, लक्ष्मण मंदिर बना है और जयपुर विधानसभा भवन सहित विदेशों में अनेक विशाल मंदिरों के निर्माण में इसी पत्थर का प्रयोग किया गया है। वंशी पहाड़पुर इलाके का जो पत्थर वो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसकी उम्र जो है 5000 साल बताई गई है। श्री राम स्तंभ का जो निर्माण है वो आबू रोड सिरोही में किया जा रहा है। अयोध्या से रामेश्वरम तक श्री राम के वन गमन मार्ग पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे और इस मार्ग पर जहाँ जहाँ रघुवर के चरण पड़े वहाँ श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। श्री राम स्तंभ में श्री राम की जो महिमा है उसका बखान किया जाएगा। करीब 2500 किलोमीटर लंबे वन गमन मार्ग पर 290 जो स्थान है उनको चिन्हित किया जाएगा। श्री राम स्तंभ पर जो भी कलाकृतियाँ होंगी उनके साथ रामायण के श्लोक होंगे। इसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद से 4 भाषाओं का इसमें प्रयोग किया जाएगा। सैंडस्टोन से निर्मित पहला श्री राम स्तंभ जो है वो अयोध्या में मणि पर्वत पर स्थापित होगा। पिंक सैंडस्टोन से निर्मित श्री राम स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 15 फीट तथा चौड़ाई 3 से 4 फीट होगी। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के रिसर्चर हैं राम अवतार शर्मा, जिन्होंने करीब 40 साल तक अध्ययन किया है और उन्होंने 290 स्थानों की पहचान की है जहां श्री राम वन गमन के दौरान रुके थे। रामलला सिंहासन को तराश रहे मकराना के रमजान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो गर्भगृह है वो राजस्थान के मकराना के कारीगर हैं वो बना रहे हैं। रमजान सेठ जो है गर्भगृह को प्रदेश के मकराना के संगमरमर पत्थरों से तलाश रहे हैं। रमजान के अनुसार गर्भगृह जो है वो 3 मंजिल का होगा। सिंहासन के लिए बेहतरीन संगमरमर मार्बल के स्ट्रक्चर में सोने चांदी की परतें जो है वो चढ़ी होंगी, जहां रामलला का सिंहासन और भगवान राम की विशाल मूर्ति स्थापित होगी, जिसकी दीवारें 3 फीट चौड़ी होंगी और उनके प्रत्येक मंजिल पर 8 दरवाजे लगाए जाएंगे। इस 3 मंजिले गर्भगृह में 15,000 घन फीट सफ़ेद दूधिया मकराना मार्बल लगा है और इसी मकराना मार्बल से आगरा का ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया पैलेस बना है। फिर एक आता है इसमें सुजस में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया था, पूंछरी का लोटा। ये क्या है भाई कि गिरिराजी महाराज हैं, गोवर्धन की जो परिक्रमा लगती है 21 किलोमीटर की, उसमें श्रद्धालु जो है वो नंगे पैर चलते हैं और परिक्रमा मार्ग का जो कुछ हिस्सा है वो राजस्थान के भरतपुर डिग में आता है और इसी में क्या है कि पूंछरी का लोटा मंदिर पड़ता है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले जो भक्त हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि जो पूंछरी का लोटा के जो दर्शन है वो वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाएं, तभी उनकी जो परिक्रमा है वो पूरी मानी जाती है। फिर आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक।
जयपुर जिले के धानक्या गांव का एक रेलवे स्टेशन जो है उसमें 4500 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण किया गया है इसको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अष्टधातु की 15 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनाई गई है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जो जयंती थी उस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया। कुंभलगढ़ महोत्सव आता है। कुंभलगढ़ महोत्सव आता है 1 से 3 दिसंबर को कुंभलगढ़ महोत्सव बनाया जाता है। बूंदी महोत्सव जो है वो 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक बनाया जाता है, यानी कि 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव होता है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। बूंदी में क्या होता है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, भजन संध्या होती है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर आता है धनोप गांव का दड़ा महोत्सव। शाहपुरा जिले के फूलिया कला उपखंड में स्थित धनोप ग्राम जो है उसमें हर साल मकर संक्रांति के ऊपर ग्रामवासी मिलकर दड़ा महोत्सव का आयोजन करते हैं। ग्रामीण परिवेश में दड़ा का जो अभिप्राय है वो गेंद होता है भाई। और धनोप जो गांव है उसमें दड़ा का निर्माण कपड़ों और जूट की रस्सियों से किया जाता है। दड़ा महोत्सव का आयोजन जो है वो 1 दिवसीय होता है, एक दिन ही होता है, मकर संक्रांति के दिन। जसवंतथड़ा आता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित जो है ये जसवंतथड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो जसवंत सिंह द्वितीय के काल में, प्रारंभ तो जसवंत सिंह द्वितीय के काल में हुआ था और 1906 में सरदार सिंह जो है उनके काल में कंप्लीट हुआ था। यह है जसवंतथड़ा की जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं ना भाई, जैसे दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो सूजस में देते हैं। जैसे में करंट भी आ जाती है और इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं, जैसे पूछी का लोटा लिया है, भी जसवंतथड़ा लिया है, बूंदी महोत्सव लिया है, ये चीज़ें सूजस में ली जाती हैं। तो सूजस के लिए जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की जो सूजस है कंप्लीट हमारी पीछे तक की हो चुकी हैं। इसमें जो है ध्यान से पढ़ लेना, जो भी आगे आपका जो CBT टेस्ट होगा या और भी अदर एग्जाम होंगे उनके लिए आपके लिए सूजस बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट पढ़ो, करंट के साथ साथ एक बार आप सूजस को भी देख लो, ठीक है। और पीछे की जो सूजस हैं उनका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाती हूँ, उनको करना। और हमारा जो है महिला और बाल अपराध जो है मैंने स्टार्ट कर रखा है, उसके फर्स्ट सेशन जो मैंने छोड़ दिया है उसमें ये देखें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाद में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी टॉपिक है, अब कह रहे हैं कि मैडम ये तो हमारे टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है। अब सिलेबस में क्या है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, IPC है, CRPC है, अब जो भी उनके आर्टिकल्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। आप ये मत सोचो कि ये हमारे सिलेबस में है, ये नहीं है। कुछ सोच समझकर ही आपको जो है ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं। पहला जो सेशन है वो महिला बाल अपराध की पहली क्लास में डाल चुकी हूँ। उसके अलावा अगली क्लास जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। आपको पहले क्लास मिल जाएगी, उसके बाद 2-3 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो अच्छे से तैयारी कीजिए और हमसे जो आपकी सहायता बन पाएगी वो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।